नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर सभी दलों का फोकस है। पंजाब और उत्तराखंड का चुनाव भी काफी चर्चे में है। लेकिन इस बीच आज हमने वतन समाचार ने दुबई में बैठे भारतीयों से यह जानने का प्रयास किया है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है? क्या वो ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बात का अधिकार है कि वो दूसरी दलों की तरह अपना चुनाव लड़ सके? इस पूरे मामले में हमने बात की है बॉबी नकवी से, जो गल्फ न्यूज के एक्स एडिटर हैं। आइए देखते हैं उनके साथ पूरा इंटरव्यू। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी एमआईएम है, उसके बारे में आप लोगों के यहाँ मिडिल ईस्ट में या गल्फ में किस तरह की चर्चा है? देखिए, एक उनके बारे में चर्चा तो होती है, लोग बात करते हैं, उनको लोग अक्सर सुनते भी हैं। वो काफी पढ़े लिखे इंसान हैं, बैरिस्टर हैं। पार्लियामेंट में भी काफी वो अच्छे से अपनी बात रखते हैं, वेल प्रिपेयर्ड आते हैं। उनके वीडियोस काफी शेयर भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं और लोग ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। लेकिन जब यूपी की अगर हम बात करें तो आज उनकी पार्टी पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कितने टिकटों पे, कितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे अल्टीमेटली, बट बातें लगभग वो 100 सीटों की बात चल रही है। जी। तो अगर 100 सीटों की बात वो कर रहे हैं तो मेरा सवाल उनसे ये है, और मेरा ही नहीं, दूसरे लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनका भी यही सवाल होगा कि क्या आपका ग्राउंड पे 100 सीटों पे, जो 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहां पे आपका दफ्तर है? आपके वहां पे 150-200 लोग हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर सकें? आपका नेटवर्क क्या है? किस बेसिस पे आप 100 टिकट दे रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जी जी, तो किस तरह की चर्चाएं ओवैसी हाँ, साहब के बारे में है वहां पर? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ओवैसी साहब की एक इमेज बनी है, वो एक खास तौर की एक कॉन्स्टिट्युएंसी को एड्रेस करते हैं मुसलमानों में। अ, उनका काफी मतलब उनको ध्यान से सुना जाता है, उनकी बातों को ध्यान से सुन के उनकी उनका एक ऑडियंस है। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को सुना नहीं जाता। अब जब इलेक्शन की जब बात आती है तो फिर कुछ सवाल उठते हैं, जिसमें दो मोटे मोटे पहलू हैं। पहला मैंने एक बताया कि वो 100 सीटों पे अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उन 100 विधानसभा क्षेत्रों में आपका क्या नेटवर्क है? क्या आपका दफ्तर है? क्या आपने एक कमरा कोई किराए पे लिया है उन विधानसभा क्षेत्रों में, जहां से आप उस अपने पार्टी की एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे? क्या आपके पास लोग हैं जो उन 100 विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन के दौरान एक्टिव रह के अपना काम कर सकते हैं? दूसरी चीज, आपका वादा क्या है? आपका वादा यह है कि साहब, नंबर वन, हम मुसलमानों को इलेक्ट कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री असेंबली में एम्पावरमेंट हो, नहीं, उनका नहीं, वो बड़ा स्पेसिफिक है। देखिए, उनका वादा ये रिप्रेजेंटेशन। उनका वादा ये है कि स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। ठीक है, ये एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉमिस है उनका, और उनका मेरे ख्याल से ये उनका ये एक इलेक्शन प्रॉमिस है कि ये दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी एक कॉन्स्टिट्युएंसी है ऐसी पूरे यूपी में जहां खाली मुसलमानों के वोट पे एमआईएम जीत सकती है? मुझे तो कोई नजर नहीं आती। नहीं, वो तो कह रहे हैं सर, हमने पंडित को भी टिकट दिया है, दलित को भी टिकट दे रहे हैं, सबको वीकर सेक्शन को साथ लेके चलना चाहते हैं। और क्या सर देखिए इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ है वहां पे चर्चा? देखिए, चर्चाएं तो तमाम तरह की होती हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई एमआईएम जहां खड़ी होती है वहां वोट काटती है ऑपोजिशन का, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन मैं उसको ये नहीं मानता कि ये खाली एमआईएम की जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन के वोट को ना बटे, उसकी ये एमआईएम की जिम्मेदारी नहीं है। एमआईएम की एक दूसरी पार्टीज की तरह एक पार्टी है जिसको इलेक्शन लड़ने का हक है, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर उनके पास कैंडिडेट्स हैं, उनके पास नेटवर्क है, तो उनको जरूर इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरा सिर्फ एमआईएम के बारे में ये कहना है कि आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे अपनी आवाज आपकी क्यों सुनाई देती है, उससे पहले क्यों नहीं? आप अपना ग्राउंड ग्राउंड मजबूत करिए। चलिए, आप 100 सीटों पे आप चुनाव लड़िए यूपी में असेंबली में, और देखिए आपका क्या रिजल्ट होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन के बाद आप फिर यहाँ से चले मत जाइए।
आप इसमें काम करिए 2024 के लिए, ग्राउंड पे दिखना चाहिए। आप अगर 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं तो 100 सीट पे वो दफ्तर जो आपने खोला है, और नहीं खोला है तो खोल लीजिए, और वो दफ्तर 2024 तक रहना चाहिए आपका दफ्तर। भाई वहां आपके मुसलमान वोटर को ये मालूम होना चाहिए कि इस मोहल्ले में एमआईएम का दफ्तर है, यहाँ जाके मैं एमआईएम की मेंबरशिप ले सकता हूँ, यहाँ जाके एमआईएम के साथ मैं काम कर सकता हूँ, या अगर मुझे कुछ किसी की मदद चाहिए तो मैं एमआईएम के दफ्तर में जा सकता हूँ। ये ग्राउंड पे काम करने के लिए एमआईएम को जरूरत है। दूसरी बात, मैं एमआईएम के बारे में ये जरूर कहूंगा कि एमआईएम को अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। एमआईएम अभी एक सिंगल क्या कहना चाहिए कि सिंगल फेस एक पार्टी है, सिंगल मैन पार्टी है, वन मैन आर्मी है जिसे कहते हैं। वो उनको उसको ये इमेज को उसको चेंज करनी है। ओवैसी साहब के अलावा क्या है उस पार्टी में, दूसरे लोग कौन है, हम जानना चाहते हैं। आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहिए और कहिए कि भाई हम लोगों को हर हर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के, हर तबके के लोगों को हम अपनी पार्टी में जोड़ना चाहते हैं। आप प्रोमिनेंट लोगों को जोड़िए उस पार्टी में, तब तो लगेगा कि हाँ भाई आप सीरियस हैं, इसको आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप सीरियस हैं। अभी खाली ये ओवैसी साहब की पार्टी है, इसका कितना बड़ा स्कोप है। दूसरी चीज ये कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुसलमानों से कि सारे मुसलमान आपको एमआईएम के लिए वोट देते, ये देखिए ये बहुत बड़ा गैम्बल है मुसलमान के लिए भी, या कोई भी अगर कम्युनिटी होती तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गैम्बल होता। आज चंद्रशेखर को क्या सारे दलित वोटर सीरियसली लेते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर अ दलित लीडर पीपल विल वोट फॉर यू? ऐसा नहीं होता है। देखिए, समझे आप, अभी भी 18, 19, 20% वोटर जो है दलित है, वो मायावती को वोट करते हैं, चाहे मायावती एक्टिव हो चाहे नहीं हो, क्योंकि उनका एक नेटवर्क है, उनका एक बेस है। उनको मालूम है कि अगर थाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो बसपा के कुछ लोग जाके उनकी 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 तरफ से बोल सकते हैं। ऐसा नेटवर्क एमआईएम के पास है क्या? तो एमआईएम को अभी बहुत ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है, और फिर आप उम्मीद करिए कि मुसलमान आपको वोट देगा। अभी भी दे सकते हैं, बहुत से मुसलमान होंगे दे सकते हैं, बहुत से लड़के जाते हैं उनको सुनने, वाहवाही बहुत वाहवाही करते हैं, उनकी स्पीच सुन के काफी जोश पैदा करते हैं ओवैसी साहब लोगों में। लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई जोश तो मुशायरों में भी पैदा हो जाता है। इसका अल्टीमेटली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस, तो आपको बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ेगा। सर, नतीजों को लेकर के ब्रीफ में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि नतीजों को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है कि नतीजे कैसे आएंगे, किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, इस नतीजे के बारे में तो बहुत बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। कोई भी अगर आप जो अभी तक जो सर्वे आए हैं अगर उन पे आप यकीन करेंगे तो लगेगा कि बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रही है। उनके नंबर ऑफ सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल वोट शेयर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और लगता है कि बीजेपी की सरकार दोबारा आ जाएगी। तो ये आने वाले हफ्तों में और पोजीशन क्लियर होगी। इसमें दो चीजें अभी क्लियर नहीं है। अ, अ, एक तो ये कि अखिलेश यादव के लिए मोमेंटम तो बना है, नो डाउट अबाउट इट। उनका इलेक्शन के जो सर्वे हुए हैं अभी तक वो भी दिखा रहे हैं कि उनका काफी वोट शेयर इंप्रूव हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स भी काफी उम्मीद बढ़ने की उम्मीद है, डबल या ट्रिपल होने की उम्मीद है। लेकिन इसमें अभी जो दो मोटी मोटी चीजें हैं वो क्लियर नहीं है कि अगर बीजेपी का लॉस हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ लॉस कितना है। दूसरी चीज ये कि अगर अखिलेश का मोमेंटम बढ़ रहा है तो वो मोमेंटम से वो ट्रांसलेट कितनी सीटों में होगा, या वोट शेयर में कितनी सीटों में ट्रांसलेट होने की उम्मीद है। दैट एक्सटेंट इज नॉट क्लियर। आई थिंक दैट क्लैरिटी विल कम जब ये इलेक्शन बीच में पहुंचेगा, या पहला जब राउंड 10 फरवरी को शुरू होगा उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें काफी क्लैरिटी आने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए जी, बहुत आपका। बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत बहुत वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।